हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम की काफिले में शामिल होगी टोयोटा कैमरी, चीफ सेक्रेटरी भी करेंगी स्कोडा सुपर्ब की सवारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कारकेड में एक और गाड़ी शामिल होगी। प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें सीएम के काफिले में टोयोटा कैमरी को शामिल करने की अनुशंसा की गई। इस बैठक में झारखंड की चीफ सेक्रेटरी अलका तिवारी के लिए भी स्कोडा सुपर्ब की अनुशंसा की गई। उनके काफिले में 2 महिंद्रा बोलेरो न्यू टॉप मॉडल को भी शामिल करने का फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय में प्रोटोकॉल कार्य के लिए टोयोटा वेलफायर वाहन खरीदा जाएगा। प्रशासी पदवर्ग समिति ने इस वाहन की भी खरीद की अनुशंसा की है। इस समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं, जबकि सदस्य के रूप में कार्मिक सचिव, विकास आयुक्त, वित्त सचिव और योजना विकास के सचिव सदस्य हैं। सभी वाहनों की खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। यदि वाहन जेम पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है तो वित्त विभाग द्वारा अधिसूचित झारखंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस मैनुअल में निहित प्रावधानों के तहत नियमानुसार वाहन क्रय किया जाएगा। प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फ्लीट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले BMW 520D की नीलामी की जाएगी और ऐसे सभी वाहन जो निरस्तीकरण योग्य हैं उन्हें निरस्त कर नीलाम किया जाए तथा नीलामी की धनराशि राजकोष में जमा कराई जाए। रामनवमी को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। हजारीबाग में 20 तो गिरिडीह में 5 डीएसपी संभालेंगे सुरक्षा कमान। रामनवमी को लेकर हजारीबाग और गिरिडीह में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दोनों जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार संपन्न हो सके। ऐसे में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के लिए झारखंड पुलिस मुख्यालय ने 25 डीएसपी स्तर के अधिकारियों का पदस्थापन रामनवमी के दौरान हजारीबाग और गिरिडीह में विधि व्यवस्था संभालने के लिए किया गया है। आपको बता दें कि झारखंड पुलिस के 20 डीएसपी हजारीबाग तो वहीं 5 डीएसपी गिरिडीह में रामनवमी पर्व के दौरान विधि व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए डीएसपी रैंक के अधिकारियों के नामों की सूची भी जारी कर दी है। दोनों जिलों में झारखंड पुलिस के विभिन्न वाहिनियों से 25 डीएसपी रैंक के अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। वहीं पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी करते हुए यह भी बताया है कि 3 अप्रैल तक सभी प्रतिनियुक्त किए गए पदाधिकारी हजारीबाग और गिरिडीह में अपना योगदान दे देंगे। इसके बाद 8 अप्रैल के बाद से वे अपने अपने वाहिनी और जिले में योगदान दे सकते हैं। आदिवासी समुदाय के अधिकारों पर खतरा। वन अधिकार अधिनियम की उपेक्षा से लाखों परिवारों की जमीन संकट में। केशव महतो कमलेश। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को कांग्रेस भवन में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने केंद्र सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2006 में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू किया गया वन अधिकार अधिनियम आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन पर अधिकार सुनिश्चित करता है, लेकिन केंद्र सरकार की निष्क्रियता और लापरवाही के कारण इस कानून के तहत किए गए लाखों वास्तविक दावे बिना समीक्षा के खारिज कर दिए गए। उन्होंने बताया कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को उनकी जमीन से बेदखल करने का आदेश दिया था जिनके दावे खारिज कर दिए गए थे। हालांकि विरोध के बाद कोर्ट ने इस पर रोक लगाई और दावों की गहन समीक्षा का आदेश दिया था। अब इस मामले की पुनः सुनवाई उच्चतम न्यायालय में होनी है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। केशव महतो ने कहा कि अगर जल्द ही समीक्षा नहीं की गई तो कोर्ट का फैसला आदिवासियों के खिलाफ जा सकता है। इसके अलावा पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस बिल के जरिए समाज में विवाद और फसाद पैदा करना चाहती है, बेरोजगारी तथा महंगाई जैसे गंभीर मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है।
ठाकुर ने यह भी सवाल उठाया कि जब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य कई संगठन इस बिल का विरोध कर रहे हैं तो सरकार ने उनसे संवाद क्यों नहीं किया। सुबोधकांत सहाय ने वक्फ बिल को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए इसे देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को तोड़ने की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बिल भारतीय जनता पार्टी के 2014 के बाद से चल रहे एजेंडे का हिस्सा है जो समाज को विभाजित करने की मंशा से प्रेरित है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शाहजादा अनवर ने आरोप लगाया कि यह बिल केवल एक समुदाय को निशाना बनाने और समाज में ध्रुवीकरण पैदा करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रही है। मौके पर मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा, मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी, सोनाल शांति, प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस चेयरमैन मंजूर अंसारी, आदिवासी कांग्रेस के चेयरमैन जोसाई मार्डी भी उपस्थित थे। जमशेदपुर एलआईसी ऑफिस में 55 लाख की बड़ी चोरी, तिजोरी का ताला तोड़कर पार किए गए रुपए, सीसीटीवी फुटेज गायब, जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित एलआईसी बिल्डिंग के ऑफिस में चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां से चोरों ने तिजोरी का ताला तोड़कर लाखों रुपए गायब कर दिए हैं। घटना की जानकारी बुधवार सुबह उस समय हुई जब एलआईसी कर्मचारी ऑफिस पहुंचे। कर्मचारियों ने देखा कि तिजोरी का ताला टूटा हुआ है और सामान बिखरा पड़ा है। इसके अलावा कैंपस में लगे सीसीटीवी के रिकॉर्ड भी गायब हैं। इस घटना से पूरे ब्रांच में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की जा रही है। पुलिस की तकनीकी टीम भी एलआईसी दफ्तर पहुंची। तिजोरी और अन्य जगहों से फिंगरप्रिंट एकत्र किए जा रहे हैं। इसके अलावा कई कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि दफ्तर की चाबी किसके पास रहती थी। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरी की इस घटना का खुलासा कर लिया जाएगा। चोरी की इस घटना को लेकर जितने मुंह उतनी बातें की जा रही हैं। कोई कह रहा है कि चोरी की इस घटना में जानकार लोग शामिल हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी का डीवीआर भी हटा दिया है ताकि घटना कौन अंजाम दे रहा है इसका पता नहीं चल सके। ईद और सराहुल की छुट्टी की वजह से एलआईसी दफ्तर 3 दिनों से बंद था। 3 दिनों में जो कैश आया वह लॉकर में ही रखा था। बैंक बंद होने की वजह से यह रकम बैंक में जमा नहीं कराई जा सकी थी। आकलन है कि लगभग 55 लाख रुपए से अधिक की रकम चोरी कर ली गई है। एलआईसी के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक राजेश राजन सिन्हा ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि बुधवार सुबह जब कर्मचारी ऑफिस पहुंचे तो उन्हें सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही थी। उन्होंने इंजीनियर को बुलाया जिसके बाद यह पता चला कि सीसीटीवी के रिकॉर्ड गायब हैं। तिजोरी का ताला टूटा हुआ पाया गया और वहां से 55 लाख रुपए से अधिक की राशि गायब होने का अनुमान है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच शुरू कर दी है। संस्कृति बचानी है तो मांदर नगाड़ा की थाप पर नृत्य करें, सरना कोड के लिए जारी रहेगा संघर्ष। चमरालिंडा फूलखोंसी के साथ 3 दिवसीय प्रकृति पर्व सरहुल का समापन हो गया। इस क्रम में बुधवार को कांके स्थित मायापुर सरना स्थल में आदिवासी 22 पड़ाहा सरना समिति ओरमांसी कांके की ओर से 29वां सरहुल पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें अनुचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरालिंडा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को संरक्षित करने की बात कही। मंत्री चमरालिंडा ने कहा कि आदिवासी संस्कृति को संरक्षित रखना जरूरी है। सरहुल महोत्सव में पारंपरिक मांदर और नगाड़े की धुनों पर नृत्य करना चाहिए, न कि आधुनिक डीजे और फिल्मी गीतों के माध्यम से। उन्होंने कहा, हमारा मंत्रालय आदिवासी कल्याण के लिए कार्य कर रहा है और हम आदिवासी समाज को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरना धर्म को मान्यता दिलाने के संघर्ष पर जोर देते हुए मंत्री चमरालिंडा ने कहा कि जब तक हम संघर्ष करते रहेंगे तब तक हम अपनी संस्कृति को बचाए रख पाएंगे। अगर केंद्र सरकार सरना कोड नहीं देती है तो हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। जरूरी हुआ तो संपूर्ण राज्य को बंद करने के लिए भी तैयार रहेंगे। उन्होंने समाज के सभी लोगों से एकजुट होकर
इस आंदोलन को समर्थन देने की अपील की और कहा कि संघर्ष ही जीवन है। हमें साथ मिलकर लड़ना होगा और अपने अधिकार प्राप्त करने होंगे। आदिवासी और ओबीसी समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल, ट्यूशन सेंटर, कॉलेज और अस्पताल खोले जाएंगे। हरिजन समुदाय के लिए भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। छोटा नागपुर क्षेत्र में सभी सरना स्थलों की बाउंड्री निर्माण के लिए सरकार कार्य करेगी। मंत्री चमरा लिंडा ने बताया कि आदिवासी समाज की पारंपरिक धरोहर को बचाने के लिए सरकार ने 15 करोड़ रुपए के मानदर नगाड़े वितरित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरहुल पर्व की मूल आत्मा को जीवंत बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। बाल सुधार गृह से भागे 21 में से 7 को लाया गया वापस, रांची से पहुंची जांच टीम। पश्चिमी सिंहभूम जिले के संप्रेषण गृह से 21 बच्चों के फरार होने के मामले की जांच करने रांची से महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की निदेशक पहुंची है। इस दौरान उनके साथ जिला के वरीय अधिकारियों का एक दल भी मौजूद रहा है। रांची से आई जांच टीम ने सभी पहलुओं से जांच पड़ताल कर रही है। चाईबासा रिमांड होम में मंगलवार शाम को मेन गेट तोड़कर 21 बाल कैदी फरार हो गए। बाद में 4 बाल कैदी वापस लौट गए, जबकि बाकी 17 बाल कैदियों की पुलिस खोजबीन कर रही है। इस मामले की जांच करने बुधवार को रांची से महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की निदेशक समीरा एस भी चाईबासा रिमांड होम पहुंची है। अभी वे रिमांड होम में जिला के वरीय अधिकारियों के साथ मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जानकारी दी कि अब तक फरार 21 बाल बंदी में से 7 बाल बंदियों को वापस बाल सुधार गृह लाया गया है। जल्द ही सभी बचे बाल बंदियों को इंटेलिजेंस के मदद से वापस लाया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि जल्द ही सभी बचे फरार बंदियों को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। जांच टीम सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। जांच के उपरांत जो भी सच्चाई निकल के सामने आएगी उस पर संभावित कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मंगलवार को 21 बच्चे बाल सुधार गृह से भाग गए थे, जिसमें 7 बच्चे को वापस लाया गया है। बाकी 14 बच्चों को भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक बिल पर आई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की प्रतिक्रिया। लोकसभा में पेश हुए वक्फ संशोधन बिल पर सियासत शुरू हो गई है। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का स्वागत किया है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने मुस्लिम समाज के गरीब महिलाओं को उनके हक और अधिकार दिलाने वाला विधेयक बताया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के द्वारा किए जा रहे विरोध को नौटंकी कहा है। बाबूलाल मरांडी कहा कि वक्फ संशोधन बिल का जो दल विरोध कर रहे हैं वह मुस्लिम समाज की महिलाओं की प्रगति और विकास को नहीं देखना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड को भूमाफियाओं और लुटेरों के चंगुल से मुक्त कराकर गरीब मुसलमानों के हित में इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोग इसे गरीब मुसलमानों के हित में इस्तेमाल करने की बदले भूमाफियाओं की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। यह दुखद है। उन्हें गरीब मुसलमानों की चिंता करनी चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बिल को लेकर कहा कि विधेयक कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है। आजादी के पहले से वक्फ है और आजादी से पहले भी इसमें संशोधन हुआ है। अब से पहले तक इस एक्ट में 5 बार संशोधन हो चुके हैं। आजादी के बाद 1954 में अंग्रेजों के समय से चले आ रहे वक्फ एक्ट को रेगुलेट कर वक्फ एक्ट बनाया गया था। इसके बाद साल 1995 में नया वक्फ बोर्ड एक्ट आया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 2013 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने इसमें गैर कानूनी तरीके से संशोधन कर वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिया था, जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर अपना अधिकार जता सकता था। वक्फ से जुड़ी समस्या केवल मुसलमानों की नहीं है, बल्कि इससे बड़े पैमाने पर हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध और यहां तक कि मुस्लिम वर्ग भी खुद पीड़ित है। कई ऐसे मामले पेश हुए हैं जिसमें वक्फ ने मनमाने तरीके से मंदिरों, गुरुद्वारों और यहां तक कि पूरे गांव को ही वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया। इस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ को एक धार्मिक बोर्ड नहीं माना है, बल्कि इसे वक्फ अधिनियम के तहत स्थापित एक ट्रस्ट या संस्था के रूप में देखा है,
जो संपत्ति के प्रबंधन और रखरखाव से संबंधित है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का मानना है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से वक्फ में पहले से रजिस्टर्ड भू संपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिन मुद्दों पर विवाद चल रहा है उसका निपटारा कोर्ट के आदेश पर होगा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बस राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण, सर्वेक्षण और अतिक्रमण हटाने से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करना है। उन्होंने कहा कि जो विधेयक लाया गया है वह सच्चर समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसे कांग्रेस ने बनाया था। इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। रामनवमी को लेकर उपराजधानी में विशेष सतर्कता, एएसपी ने कहा। सुरक्षा के रहेंगे चाक चौबंद इंतजाम। झारखंड की उपराजधानी दुमका में इस वर्ष रामनवमी पर सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जिले के एसपी पीतांबर सिंह खेरवार खुद व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। हालांकि दुमका को शांतिपूर्ण जिला माना जाता है, लेकिन झारखंड के हजारीबाग जिले में पिछले दिनों रामनवमी के मंगला जुलूस में हुए बवाल के बाद पुलिस मुख्यालय स्तर से सभी जिलों को रामनवमी पर विशेष अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश जारी किया गया है। एसपी के निर्देश के बाद जिले के सभी 16 थानों में रामनवमी को लेकर विशेष बैठक की गई, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यों से जुड़े लोग शामिल हुए। बैठक में पुलिस प्रशासन की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ रामनवमी मनाएं। किसी तरह की अव्यवस्था फैलाने की कोशिश न करें। जिस रास्ते से रामनवमी जुलूस गुजरेगा, अगर वह दूसरे धर्म के लोगों का पूजा स्थल है तो ऐसा कुछ न करें जिससे दो समुदायों के बीच तनाव पैदा हो। साथ ही डीजे पर कोई भड़काऊ गाना न बजाएं, अन्यथा रामनवमी समिति से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। यहां तक प्रशासन ने डीजे मशीन किराए पर देने वालों को भी हिदायत दी है कि अगर आप रामनवमी पर अपना सिस्टम किराए पर देंगे तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही एसपी ने डीएसपी, इंस्पेक्टर और सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक भी की है। दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने कहा कि रामनवमी को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। रामनवमी जुलूस के रूट पर पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। अगर कोई भी रामनवमी पर भड़काऊ पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एसडीपीआई समर्थकों का प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष बोले, वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है मोदी सरकार। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किए जाने के खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। सदर प्रखंड के चांचकी में आयोजित विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष हंजला शेख ने किया। एसडीपीआई समर्थक और कार्यकर्ताओं की ओर से वक्फ संशोधन बिल को संविधान और मुस्लिम विरोधी करार देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ न केवल नारेबाजी की, बल्कि वक्फ संशोधन बिल को वापस नहीं लिए जाने पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। देर शाम सैकड़ों की संख्या में एसडीपीआई समर्थक अपने प्रदेश अध्यक्ष हंजला शेख के नेतृत्व में सड़क पर उतरे और संसद में पेश किए गए वक्फ संशोधन बिल पर आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वक्फ की संपत्ति को कब्जे में लेकर मोदी सरकार पर अपने मित्रों को सौंपना चाहती है। प्रदर्शन में शामिल एसडीपीआई समर्थक सरकार के विरोध में नारे लगा रहे थे। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष हंजला शेख ने बताया कि वक्फ पूरी तरह से मुस्लिमों से जुड़ी हुई चीज है और इसमें अन्य समुदाय के लोगों को नहीं जोड़ा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि इस बिल के जरिए बीजेपी की हुकूमत वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को जोड़कर संवैधानिक मूल्यों को रौंदने का काम कर रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संविधान और मुस्लिम विरोधी वक्फ संशोधन बिल हम किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि एसडीपीआई इस मुद्दे को लेकर आगे भी आंदोलन करेगी। विरोध प्रदर्शन के दौरान एसडीपीआई के प्रदेश उपाध्यक्ष हबीबुर रहमान, जिलाध्यक्ष अमीर हमजा, उपाध्यक्ष अहेदुल शेख, ओवैदुर रहमान, इस्माइल हक सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। झारखंड में कांग्रेस खोलेगी कनेक्ट सेंटर,
वॉर रूम की तरह करेगा काम। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में इंडिया ब्लॉक की प्रचंड जीत के बाद भी कांग्रेस झारखंड में चुनावी मूड में ही दिख रही है। पार्टी संगठन एक ओर जहां पंचायत और प्रखंड स्तर पर कांग्रेस कमेटी का गठन करने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ वॉर रूम की तरह रांची में कनेक्ट सेंटर भी स्थापित करेगी। पार्टी संगठन की योजना कनेक्ट सेंटर से दूर दराज के प्रखंड पंचायत तक के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जोड़ धानने की है। इसके साथ साथ कनेक्ट सेंटर के माध्यम से पार्टी की गतिविधियों की भी अद्यतन जानकारी से झारखंड मुख्यालय और एआईसीसी को मिल जाएगी। कांग्रेस पार्टी झारखंड के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी संगठन को मजबूत करने के प्रति इस कदर गंभीर है कि 4 अप्रैल को दिल्ली के नए कांग्रेस भवन में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के जिलाध्यक्षों के साथ सीधा संवाद करेंगे। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि कनेक्ट सेंटर एक तरह का वॉर रूम ही है और वहां पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित हो सकेगा। उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप, झारखंड कांग्रेस के नए जारी होने वाले ऐप और अन्य संवाद के माध्यमों से हर कांग्रेसी कनेक्शन सेंटर से जुड़े रहेंगे। उन्होंने बताया कि कनेक्शन सेंटर को कोई भी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों की गतिविधियों से लेकर बीडीओ-सीओ तक की गतिविधियों से अवगत करा सकते और शिकायत भी कर सकते हैं। संगठन सृजन वर्ष 2025 में 4 अप्रैल को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली के नए कांग्रेस भवन में झारखंड सहित 8 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के जिलाध्यक्षों के साथ सीधा संवाद कर यह जानने का प्रयास करेंगे कि ग्रास रूट पर कांग्रेस कमजोर क्यों है और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि 4 अप्रैल को झारखंड के साथ साथ असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के सभी कांग्रेसी जिलाध्यक्षों के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे संवाद करेंगे। मौसम ने ली करवट, गरज के साथ बारिश होने की संभावना, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में मौसम ने करवट ले ली है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आसमान में बादल होने के कारण तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को राज्य का अधिकतम तापमान घोड्डा में 38.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि इस दौरान रांची का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस, डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस, बोकारो का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस और चाईबासा का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने बताया कि अगले 3 दिनों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में गरज और चमक के साथ तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ होते हुए दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश तक बने टर्फ लाइन और हवा के साथ मिश्रित नमी के साथ साथ दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश के पास समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से झारखंड के दक्षिणी, मध्य और पश्चिमी इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के झोंके के साथ मेघ गर्जन, बादल और बिजली गिरने की संभावना है। 3 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी और इससे सटे मध्य इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के झोंके, मेघ गर्जन और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए ऑन-रेंज अलर्ट जारी किया गया है। 3 अप्रैल को राज्य के पश्चिमी उत्तरी इलाके में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के झोंके, मेघ गर्जन और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। संथाल क्षेत्र में मौसम की गतिविधि कम रहने की संभावना है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक हमें इजाजत दीजिए।
जोहार।